आर्किटेक्चर अगर बेसिक डेफिनेशन में दूं तो उसका मतलब है जो बिल्डिंग हम ऑक्यूपाई करते हैं उस बिल्डिंग को बनाना। तो अब हम कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। अब आपको वेटेज समझना है कि मैथ्स का पोर्शन कितना है, ड्राइंग का पोर्शन कितना है, मेरा जनरल एप्टीट्यूड कितना है। नाटा और जेईई में बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों एग्जाम में? सी मॉक पेपर इज लाइक अ टूल विच टेल्स यू कि करना क्या है। You know, you have to fight it. You have to fight your fears. You have to come out of them. Hello, my dear student and future architect. Welcome back to all of you in the amazing platform of Physics वाला डिजाइन एंड आर्क। दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त अमरदीप श्रीवास्तव फिर आपके बीच आया हूं एक बहुत ही एजुकेशनल पॉडकास्ट सीरीज को लेके। और दोस्तों, इस सीरीज का आज जो टॉपिक है, हम सब 12th पास करते हैं जब हमारे मन में ये डाउट या ये क्वेश्चन जरूर रहता है कि क्या ये लाइन जो हम चूज़ करने जा रहे हैं ये सही है। और इससे बड़ा जो डाउट होता है जिसको हमें पास करना होता है वो है कि क्या रोड मैप होना चाहिए, हमें किस रास्ते पे आगे बढ़ना चाहिए ताकि एक साल बाद जब हम पेपर दें तो हम अपनी एक्सपेक्टेशन, अपने एम को पा सकें, साथ ही साथ अपने पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन को भी पूरा कर सकें। तो दोस्तों, आज के सीरीज़ का हमारा टॉपिक है रोड मैप ऑफ डिफरेंट आर्किटेक्ट एग्ज़ाम, रोड मैप ऑफ सक्सेस, कि इन एग्ज़ाम्स में कैसे हम सक्सेस पा सकते हैं, इन एग्ज़ाम में कैसे हम अपने टाइम को मैनेज करें, सब्जेक्ट को मैनेज करें। अब वो हम 12th के साथ हों या हम पास आउट में हों, तो कैसे हम इन सारी चीज़ों को मैनेज करके एक साल बाद पेपर देने जाएं तो हम फुल ऑफ कॉन्फिडेंस के साथ हों और एक बहुत बेहतर रिजल्ट निकाल पाएँ। इस विषय पे आज हमारे साथ बात करने के लिए हमारे बीच मौजूद हैं बहुत ही फेमस मैम आसमा मैम हमारे साथ हैं। हेलो मैम। हेलो। और इन सारे सब्जेक्ट्स पे हम, इन सारे टॉपिक्स पे हम एक एक्सपर्ट गाइडेंस मैम से लेंगे। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पॉडकास्ट। हेलो मैम, वेलकम। थैंक यू सर। सो मैम, जैसा मैंने अभी बताया कि हम सब कुछ तो डिसाइड कर लेते हैं, मतलब हमने प्लानिंग पार्ट पे तो सारे तरह के डेवलपमेंट कर लिए, लेकिन जब एग्जीक्यूशन की बात आती है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा वीक पड़ जाते हैं। अगर हम एंट्रेंस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें मैम, तो कैसे एक बच्चा जो आर्क के लिए इंटरेस्टेड है, वो नाटा या जेईई का पेपर देना चाहता है, और वो कैसे अपने इन सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करे, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, कैसे टाइम को मैनेज करे, किस सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज देना है, आज के पॉडकास्ट सीरीज़ में हम इसके बारे में आपका एक्सपर्ट व्यू लेंगे। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैम, बेसिकली आर्किटेक्चर है क्या? अगर हमको समझाना हो किसी बच्चे को तो हम कैसे उसे एक्सप्लेन कर सकते हैं? सर, आर्किटेक्चर अगर बेसिक डेफिनेशन में दूं तो उसका मतलब है जो बिल्डिंग हम ऑक्यूपाई करते हैं उस बिल्डिंग को बनाना। ओके, ठीक है। अब उस बिल्डिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कौन सा कमरा, एक घर की बात कर लेते हैं। yes. घर में हमारा बेडरूम रहता है, वॉशरूम रहता है, किचन रहता है, लिविंग रूम्स रहते हैं। तो अगर एक आपको जगह दे दी जाए और आपको बताया जाए कि इस पे एक घर बनाइए और इसमें मेरे को ये चीज़ें चाहिए, तो एज एन आर्किटेक्ट आप वहाँ पे रोल प्ले करते हैं कि सबसे बेस्ट आप बंदे को क्या दे सकते हो एज पर द रिक्वायरमेंट और साइट कंडीशंस। ठीक है। फिर बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, जैसे वॉशरूम है, वॉशरूम में पानी है, वो पानी कहाँ से बाहर निकलेगा। किचन है, किचन में पानी है, वो पानी कहाँ से बाहर निकलेगा। राइट। तो ये सब चीज़ें हैं। और इसके अलावा और बहुत कुछ है। आपको लाइट लानी है हर कमरे के अंदर। राइट। आपके जो अंदर जो होम है आपका, वो कंफर्टिंग होना चाहिए। तो फ्रॉम स्क्रैच कि बिल्डिंग कैसी होगी टू बिल्डिंग इट ऑन साइट, आर्किटेक्ट सब कुछ ओवरलुक करता है। ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको आर्किटेक्चर, इसलिए मैंने आपको बेसिक घर से समझाया बिकॉज घर हमारी एक बेसिक नेसेसिटी है। राइट। उसके अलावा फिर रोटी कपड़ा मकान। यस। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे, कभी हम बीमार पड़ेंगे तो हमें हॉस्पिटल जाना है, डॉक्टर के क्लिनिक जाना है। ठीक है। तो वो सब भी डिज़ाइन होता है। आप जो कुछ भी करते हैं एक शेल्टर के अंदर करते हैं। सो जितना भी शेल्टर हमारे पास है, इसको कैसे डिज़ाइन करना है, क्या गाइडलाइंस है, कैसे बनेगा, कैसे ये इफेक्टिव होगा, ये सब कुछ हम लोग आर्किटेक्चर में करते हैं। ठीक है। तो आई होप आप बच्चों को क्लियर हो गया हो। हाँ, बिल्कुल मैम, बिल्कुल क्लियर हो गया है। तो मैम, जैसे अब एक स्टूडेंट है, उसने डिसाइड कर लिया है, वो बहुत पैशनेट है इस फील्ड के लिए, बहुत इंटरेस्टेड है, तो आगे अब जब उसने सारी चीज़ें डिसाइड कर ली हैं तो अब हम वो कैसे स्टार्ट करें? सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम मैनेजमेंट पे। जैसे हमारे पास 12th गोइंग स्टूडेंट हैं, उनके स्कूल्स भी है, बोर्ड एग्जाम भी है, बहुत तरह के प्रेशर्स रहते हैं, तो इन सब चीज़ों के बीच वो कैसे अपने टाइम को मैनेज करें, इस पर मैम बच्चों को एड्रेस करिए। देखिए, सबसे पहले तो टाइम मैनेजमेंट तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, क्योंकि उनको अपने बोर्ड्स देने हैं, उनको उनके लिए प्रिपेयर करना है, फिर उनके बहुत सारे एंट्रेंस एग्जामिनेशंस होंगे। तो एक बार ये भी समझना है कि आर्किटेक्चर के एंट्रेंस एग्जामिनेशंस कौन से हैं। ठीक है। तो इसमें हमारा जेईई का आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट हो जाता है और फिर आता है हमारा नाटा, जो हमारे प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह के लिए होता है। तो आपने आइडेंटिफाई जब कर लिया कि कौन से एग्जाम्स हैं, तो आप उनका पैटर्न समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। या तो आप हमारे वीडियोज़ देखकर
और डिटेल्ड वीडियोस जिसके में हमने जिसमें हमने बताया है कि कौन सा एग्ज़ाम कैसा रहता है, वो देख के आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। एंड उसमें आप क्या करोगे, वंस यू नो द पैटर्न ऑफ द एग्जामिनेशन, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स निकालोगे, आप थोड़े मॉक पेपर्स करोगे, आप अपने आप को एक टाइम कंस्ट्रेंट दोगे। ओके कि अगर पेपर 3 घंटे का है तो मैं घर पे बैठ के भी अगर वो पेपर कर रहा हूँ तो 3 घंटे में ही करूँगा। गए नहीं कि 6 घंटे लगा के पेपर दे रहा हूँ मैं घर पे, क्योंकि कोई टाइम नहीं है, कुछ सबमिशन नहीं है। सो आप अपने आप को उन सिचुएशंस में रखिए, एक्चुअल कंडीशंस में रखिए जो एग्ज़ाम में होते हैं। टाइमर सेट करिए, प्रॉपर अपना पेपर लेके बैठिए, जो भी आपको अलाउड है सिर्फ उतना ही अपने पास रख के बैठिए, एंड देन ट्राई एंड सॉल्व योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। आप देखिए आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है उसमें। फिर अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप एक्सपर्ट एडवाइस ले सकते हैं। यू कैन कॉल अस, यू कैन कमेंट एंड वी विल टेल यू अबाउट इट। तो आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज़ है, क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझो। क्वेश्चन पेपर पैटर्न को समझने के बाद एक रियल लाइफ कंडीशन बनाओ जहाँ पे एग्ज़ाम का रेप्लिकेट किया आपने सिनेरियो, और फिर आप उसमें अपना एग्ज़ाम दे के देखो कि वेयर डू यू स्टैंड। पहले ये समझो कि वेयर डू आई स्टैंड, इसमें से मुझे कितना आया, और फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे को अब मैं वेयर डू आई स्टैंड और मुझे कैसे अपनी तैयारी करनी है। ओके मैम। अच्छा मैम, बच्चों को बहुत डाउट रहता है कि किसी भी एग्ज़ाम को निकालने के लिए 16 आवर्स की पढ़ाई ज़रूरी है। हम 16 घंटे नहीं पढ़ेंगे, हम 12 आवर्स नहीं पढ़ेंगे तो हम एग्ज़ाम नहीं निकाल पाएंगे। और स्कूल गोइंग स्टूडेंट के साथ ये बहुत चैलेंजिंग रहता है कि उनका ज़्यादातर टाइम स्कूल्स में ही कहीं ना कहीं यूज़ होता है। correct, तो वो बचे हुए टाइम में कैसे मैनेज करें ताकि उनका कॉन्फिडेंस, उनका मोटिवेशन भी बना रहे, और वो ऐसी पढ़ाई करें जिससे जब वो साल के एंड में अपने पेपर के टाइम पे पेपर देने जाएं तो कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज दोनों बहुत हाई हो। तो यहाँ पे स्कूल गोइंग स्टूडेंट के लिए कुछ स्पेशल मैम कैसे मैनेज किया? स्कूल गोइंग स्टूडेंट देखिए बहुत सारी, एक बार बच्चे ने पैटर्न समझ लिया, ठीक है, तो अब वो समझ गया कि नाटा के एग्जामिनेशन में जनरल एप्टीट्यूड है, मैथमेटिक्स है और ड्राइंग टेस्ट है, ठीक है। अब आपको वेटेज समझना है कि मैथ्स का पोर्शन कितना है, ड्राइंग का पोर्शन कितना है, मेरा जनरल एप्टीट्यूड कितना है। अगर मैथमेटिक्स का अगर मैथमेटिक्स लेट्स से 30% है तो आप अपना 30% डेडिकेटेड टाइम उसको दीजिए। लेट्स से स्कूल आवर्स के बाद आपने 3 घंटे माना मैं पढ़ाई करूंगा एंट्रेंस एग्जाम के लिए, Fine. तो 3 घंटे का 30% आप मैथ्स को दो, क्योंकि मैथ्स का वेटेज 30% है। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग इट, ठीक है। या तो एक दिन आपने मैथ्स कर लिया, एक दिन, और उसी हिसाब से आप अपना टाइम भी डिस्ट्रीब्यूट करोगे अकॉर्डिंग टू द वेटेज ऑफ द सब्जेक्ट्स इन द एग्जामिनेशन। दैट इज वन अप्रोच ऑफ डूइंग इट। हाँ, ये मैथमेटिक्स के लिए मैम ने सही बोला। ज़्यादातर बच्चों का भी ये मानना होता है कि थप्पड़ से डर नहीं लगता, मैथ से डर लगता है। तो जैसा मैम ने आपको क्लियर किया दोस्तों कि हम सब्जेक्ट वेटेज के हिसाब से पेपर में हमारे लिए सब कुछ प्रीवियस ईयर पेपर होने वाला है, तो उसके हिसाब से हमें टाइम मैनेज करना है। बहुत मैम अच्छा, अब जैसे सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो इस एग्ज़ाम में कौन कौन से डिफरेंट सब्जेक्ट्स आते हैं जिनको बच्चे को कहीं ना कहीं प्रिपेयर करना होता है? सो वी विल स्टार्ट विद जेई। Okay. उससे मैं आपको बताती हूँ। इसमें हमारा मैथमेटिक्स का पोर्शन है जिसका बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है। तो अगर कोई बच्चा जेई के लिए प्रिपेयर कर रहा है, वो गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एम कर रहा है, सेंट्रली फंडेड यूनिवर्सिटीज़ के लिए एम कर रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो है हमारे SPAs उनके लिए एम कर रहा है, Okay. तो उसको जेई देना पड़ेगा। और जेई में मैथमेटिक्स का एक मेजर कंपोनेंट रहता है, फॉलोड बाय आपका जनरल एप्टीट्यूड है और ड्राइंग टेस्ट है। तो आप अकॉर्डिंगली अपना टाइम उसमें डिवाइड कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट्स पे मैं वापस नाटा जो है नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर आर्किटेक्चर, जो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होता है, उसमें भी आपका मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जनरल एप्टीट्यूड और ड्राइंग टेस्ट होता है आपका। तो ये जो है वो सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे नाटा और जेई देने के लिए। अच्छा, तो मैम जैसे आपने बताया कि दो अलग अलग एग्ज़ाम हैं इस लाइन में, तो नाटा और जेई में बेसिक डिफरेंस क्या है दोनों एग्ज़ाम में? दोनों से हम किस पर्टिकुलर कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं एक स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से? अगर आप देखें तो अगर आप जेई दे रहे हैं तो मैंने आपको बताया SPAs हैं हमारे, स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, गवर्नमेंट कॉलेज। यस, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस है सर। वो 3 है हमारे पास, SPA विजयवाड़ा, SPA दिल्ली एंड SPA भोपाल। फिर हमारे NITs आते हैं, NIT हमीरपुर है, NIT जयपुर है, और भी कुछ NITs हैं जो ऑफर करते हैं आर्किटेक्चर कोर्स। उसके अलावा जामिया मिलिया इस्लामिया है, और भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो सेंट्रली फंडेड हैं जो आपको आर्किटेक्चर प्रोवाइड करते हैं। इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1400 सीट्स रहती हैं जो गवर्नमेंट फंडेड यूनिवर्सिटीज़ है हमारी। और फिर आता है नाटा जिसमें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मिलता है। प्राइवेट कॉलेजेस में बेस्ट में सुशांत स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर माना जाता है, आपका चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर आता है, उसके अलावा और भी छोटे बड़े स्कूल्स हैं आर्किटेक्चर के, जैसे मैंने LPU से पढ़ा है ना आर्किटेक्चर। तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं जो नाटा, मतलब ऑल द कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस विल गिव यू एडमिशन इन BA अगर आपने नाटा क्वालिफाई किया हो, वो असेंशियल एक रहता है।
यस, सो प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस। हाँ जी मैम, जैसे आपने अभी पहले बताया कि यहाँ पे मैथमेटिक्स है, एप्टीट्यूड है, ड्राइंग है। बहुत से बच्चों का प्रॉब्लम रहता है कि हमारी लाइन क्वालिटी नहीं अच्छी, हमारी स्केचिंग और ड्राइंग नहीं अच्छी। मैथ्स तो हम पढ़ लेते हैं क्योंकि हमने 12th में भी पढ़ी है, एप्टीट्यूड कहीं ना कहीं हम कर लेते हैं क्योंकि वो लॉजिक बेसिस पे हैं, लेकिन हमारी स्केचिंग क्वालिटी या हमारी ड्राइंग क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है। तो इसको अगर मैम बच्चों को किसी को इम्प्रूव करना हो तो कैसे वो इन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है और पेपर में बेहतर परफॉर्म कर सकता है? तो इसमें तो देखिए सर, यू नो, इफ़ आई लुक बैक टू व्हेन आई वाज अ किड, आई कुडंट स्पीक, बट देन आई लर्नड। मैंने अल्फ़ाबेट सीखा, मैंने वर्ड्स बनाए, मैंने सेंटेंसेस बनाए। सो लाइन और ड्राइंग में भी यही है। अगर आपको लगता है कि आपको नहीं आता है तो आप एक बेसिक लाइन से स्टार्ट करो, और इसमें सबसे सिंपल फंडा हमारा रहता है कि आप फ्री हैंड एक लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करो। स्केल से तो हम सब लोग लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, बट आप अपने आप यू नो यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, स्टार्ट ड्राइंग लाइन्स। छोटी लाइन बनाई और धीरे धीरे बड़ी लाइन बनाई और कंटिन्यूसली उसको बड़ा बना दे रहो जितना आपके पास पेपर यू नो लंबा है। बोर्ड पे बना सकते हो आप। तो आपका एक स्टेबिलिटी आ जाएगा ना, जब लाइन वेट को लेकर, लाइन की क्वालिटी को लेकर, तो धीरे धीरे आपकी भी स्केचिंग स्किल्स इंप्रूव होंगी। और फिर इसमें कुछ फंडाज होते हैं, जैसे आप पर्सपेक्टिव की बात कर लो, तो कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी है, आप अगर उन प्रिंसिपल्स को ध्यान में रखोगे, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव्स को, तो आपकी भी ड्राइंग बहुत ना आपको ईजी हो जाता है कि वो ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे। तो ये भी है, सिंपल कुछ चीज़ें हैं जिससे आप एक 3D ऑब्जेक्ट है, जैसे ये यू नो टेबल है और टेबल बनाना है आपको, तो अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, बट एक बार आपने लाइन क्वालिटी समझ ली और फिर बाकी चीज़ें हम आपको समझा देंगे कि वो टेबल बनेगा कैसे। अच्छा मैम, इन एग्जाम्स में मॉक पेपर के एंड प्रीवियस ईयर पेपर की क्या इंपॉर्टेंस है? एक बच्चा जिसने कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मॉक पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर लगा के स्पेसिफिकली कंटेंट को अच्छे से समझना चाहता है, तो इनकी क्या इंपॉर्टेंस होगी हमारी प्रिपरेशन में? See, mock paper is like a tool which tells you कि करना क्या है, राइट? अब आप समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल यू नो आई कांट जस्ट गो एंड गिव एन एग्जाम। बिना पढ़ाई के तो कोई एग्जाम नहीं देता ना। अब अगर फिजिक्स का एग्जाम है, लेट्स से, अब सिलेबस ही नहीं पता है जब, तो पढ़ोगे क्या? 11वीं में हो आप, हाँ ठीक है, लेट्स से आपको मैग्नेटिक फील्ड पढ़ना है। अब आपको यही नहीं पता है कि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, या फिर यू नो इस सब्जेक्ट में एक मैग्नेटिक फील्ड नाम की चीज़ है, तो आप पढ़ोगे ही नहीं। तो जब तक आप पैटर्न नहीं समझोगे, ये नहीं समझोगे कि उस पेपर में क्या क्वेश्चन आ रहा है, मैथ्स का आ रहा है, फिजिक्स का आ रहा है, केमिस्ट्री का आ रहा है, ड्राइंग का आ रहा है, तो पढ़ोगे क्या? एंडलेस है ना। तो वो समझने के लिए एक मॉक पेपर को अंडरस्टैंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसीलिए ज़रूरी है, ताकि आप समझो कि व्हाट आर दे ट्राइंग टू जज, क्वेश्चन पेपर के कंटेंट्स क्या होंगे, आपको किस लाइन पे पढ़ना है, तो वो एक अंडरस्टैंडिंग के लिए है। अच्छा मैम, एक काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम बच्चों के साथ रहती है और ये मेरे साथ भी मेरे स्कूलिंग टाइम पे रही है कि मैं घर पे या क्लासेस में तो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था, मतलब सर ने क्वेश्चन दिया, मैम ने दिया, हम कर लेते थे और कॉन्फिडेंस भी फील करते थे, लेकिन पेपर पे जाने पे अजीब सा डर लग जाता था। पेपर रूम में जैसे जाते थे 2 × 2 4 की बजाय 8 कर देते थे। कहीं ना कहीं हम उस प्रेशर को नहीं मैनेज कर पाते थे और बहुत सिली ह्यूमन मिस्टेक कर देते थे। तो अगर किसी को अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, पेपर रूम के जो पोर्शन है उनको मैनेज करना है, तो उसके लिए मैम क्या एडवाइस किया जा सकता? देखिए, डर तो हम सबको लगता है, यू नो वी आर सिटिंग हियर स्पीकिंग, आई माइट बी अफ्रेड ऑन माई ओन लेवल ऑल्सो, यू नो, तो बट माउंटेन ड्यू का लाइन ही है, डर के आगे जीत है। सो यू नो अगर आप you know you have to fight it, you have to fight your fears, you have to come out of them. डर तो हर किसी को लगता है, हर स्टेज पे लगता है। When I was a kid and I appeared for NATA, मुझे भी डर था कि पता नहीं क्वालिफाई होगा, नहीं क्वालिफाई होगा, क्या होगा, बट there is always a chance. NATA तो साल में 3 बार हो रहा है आजकल, तो टेंशन की you know there's no need to stress about it. अगर आप रिलैक्स करोगे, काम माइंड से जाओगे, तो चांसेस बेटर है आपके क्लियर करने के, क्योंकि जो चीज़ आपको आती है डर से वो भी भूल जाएगी। So try doing some meditation, try doing some yoga if it can help you, do some deep breathing exercises, अगर वो सब आपको हेल्प करता है। नहीं करता है तो you know go out into the nature, शायद वहाँ पे आपको थोड़ा सा सुकून मिल जाए। तो आपको you know you have to find your hobbies, अपना माइंड भी डाइवर्ट करना है। Examination is not the end of the world. मैम, जैसे आपने अभी बताया कि मैथमेटिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है जेई पेपर 2 का, तो कोई स्टूडेंट्स है जिसे मैथमेटिक्स पे कमांड डेवलप करना है, तो क्या डिफ़िकल्टी के इसमें क्वेश्चंस आते हैं? क्या वो एकदम सिमिलर जेई मेंस के होते हैं? क्या क्या इसमें डिफ़िकल्टी के क्वेश्चंस हैं और एक स्टूडेंट कैसे अपने मैथमेटिक्स के पोर्शन को जेई पेपर 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से मास्टर्स कर सकता है?
ओके सर, सो इसमें अगर हम देखें जेई में हम लोग व्हेन वी गो फॉर आर्किटेक्चर एग्जाम ऑल्सो, उसमें जो आपने 12th में मैथ्स करा होता है तो वही उसी पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, उसके अलावा उसके आगे पीछे बाहर उससे कुछ भी नहीं है। रेस्ट यू आर एन एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग, आप भी थोड़ा सा रोशनी डालिए इस पे, सवाल में जवाब भी दे दीजिए आप। जैसे मैम ने बताया बच्चों की मैथमेटिक्स में अगर आपको कमांड डेवलप करना है तो हमें बहुत पहले से पता है, हमेशा से बताया गया है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। सिर्फ यही एक मूल मंत्र है। हम कहीं ना कहीं रोज डिसिप्लिन बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे अगर किसी कंटेंट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैथ के किसी भी टॉपिक हो, वो हमारे 12th की कोई भी मैथमेटिक्स का टॉपिक हो सकता है, अगर हम रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपने सब्जेक्ट नॉलेज को इम्प्रूव करते हैं और अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हैं। इसके साथ साथ जैसा मैम ने भी पहले बताया था दोस्तों, मॉक पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमें रियल डिफिकल्टी, रियल पेपर पैटर्न का आइडिया इससे होता है। तो मुझे लगता है एज अ स्टूडेंट अगर आप अपने एग्जाम निकालना चाहते हैं, एक बेहतर रैंक पाना चाहते हैं, तो आपके सबसे क्लोज, आपके सबसे बेस्ट फ्रेंड अगले पूरे 1 ईयर के ड्यूरेशन के लिए आपके मॉक पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर होने वाले हैं। सो मैम जैसे अभी हमने जेई की मैथ के बारे में बात किया, ऐसे नाटा की मैथ के बारे में, नाटा की मैथ में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं और बच्चे कैसे इस सब्जेक्ट को मास्टर कर सकते हैं? नाटा ज़्यादा फोकस करता है आपकी 10th लेवल के मैथ्स पे, वो आपको 11th और 12th के मैथ्स पे जज नहीं करता है। तो आपके वहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स जो होते हैं, जो आपने 10th में सीखे होते हैं, वहीं पर वो दैट इज़ व्हाट हैज़ टू बी होन्ड, आप उन्हीं पे ज़्यादा फोकस करिए नाटा एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो। सो दोस्तों आई होप आपके सारे पॉइंट्स, सारे डाउट्स हम लोगों ने इस पॉडकास्ट में एड्रेस किए होंगे। एक बार मैं पूरे कंटेंट को समअप कर देता हूं, जैसा मैम ने हमें अपना एक्सपर्ट व्यू दिया कि हमें कहीं ना कहीं टाइम मैनेज करके चलना है, टाइम मैनेजमेंट की है। मॉक पेपर एंड प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है, उससे हमेशा कांटेक्ट में रखना है। और जहाँ भी अगर हम स्केचिंग पार्ट पे बात करते हैं तो जैसा मैम ने बताया, हमें अपनी बेसिक यूनिट्स को बहुत इंप्रूव करना है, हमें अपनी लाइन क्वालिटी को इंप्रूव करना है और उसी लाइन क्वालिटी से इंप्रूव करके हम आगे चल के बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। करेक्ट। साथ ही साथ जैसा मैम ने बताया, एप्टीट्यूड का पार्ट भी आता है और इसमें कहीं ना कहीं ड्राइंग का पार्ट भी रहता है। तो हमें सारे सब्जेक्ट्स को उसके प्रोपोर्शनेट वेटेज के हिसाब से, जैसे 30%, मान लीजिए अगर 30% मैथ किसी एग्जाम में आ रही है तो उसी प्रोपोर्शनेट बिहेव में हमें उस सब्जेक्ट को फोकस करते हुए स्टडी करना चाहिए। इससे हम अपने प्रिपरेशन एंड में जब पेपर रूम में जा रहे होंगे तो हम एक बेहतर सब्जेक्ट नॉलेज के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ अप्रोच कर सकते हैं पेपर। ओके दोस्तों, इसी तरह के एजुकेशनल पॉडकास्ट में हम लोग आगे भी मिलते रहेंगे। आपके सारे डाउट्स को यहाँ पे हम लोगों ने एड्रेस किया होगा। अगर कोई डाउट है आप प्लीज़ उसे कमेंट करें, हम लोग फर्दर उसमें डिटेल वीडियो आपके सामने लाते रहेंगे। थैंक यू। थैंक यू।